जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री जर्नी में। तो दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त सत्यम तिवारी। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ जो है इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग का जो है मिड टर्म का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करने वाला हूं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके साथ ये जो है पेपर शेयर करेंगे। और जैसा कि आपको पता ही है पेपर आपका 2021 का 2020-21 का पेपर है, जो कि JNKBB और RKBS दोनों का पेपर है। तो इसके बारे में दोस्तों हम आपसे बात करेंगे मिड टर्म के पेपर के बारे में। जैसा कि आपको पता है अभी भी आपके जो मिड टर्म के पेपर चल रहे हैं, तो बहुत सारे टॉपिक्स जैसे फंडामेंटल हॉर्टिकल्चर हो गया, आपका इंट्रोडक्टरी माइक्रोबायोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमी, तो इनके वीडियोस जो है लिंक में मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में पिन कर रखे हैं। तो वहाँ पे जाके भी आप इनके जो प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हो, क्योंकि इससे देखो नए नए जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको जो सारी जानकारी देखो लेना बहुत ज़रूरी होता है। किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं उसी हिसाब से अपने को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो है सिलेबस बहुत सारा रहता है, तो इसी हिसाब से अपन को पढ़ना रहता है। तो आप एक बार ज़रूर मिड टर्म का पेपर सॉल्व करके जाओ, क्योंकि आपको पता है कि हर पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन जो है अभी फिलहाल में, जैसे अभी फिलहाल जस्ट फंडामेंटल हॉर्टिकल्चर का पेपर हुआ, तो जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आए हुए, तो इसलिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको लगा के जाएं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए जैसे इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो इसका दोस्तों जैसा कि आपको सबसे आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन है कि कलम और स्याही। देखो क्वेश्चन आपको थोड़ी टफ मिलेंगे, उनकी लैंग्वेज भी टफ रहेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इनकी लैंग्वेज टफ रहेगी, इनको समझना थोड़ी टिपिकल है, तो इनको कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि पिंक इंक आर यानी जो कलम और स्याही है क्या है? संपूरक सामान यानी कंप्लीमेंट्री गुड्स हैं, यानी सबसे सब्स्टिट्यूट्स गुड्स यानी सामान का प्रतिस्थापन, या इनफेयर गुड्स यानी निष्कृष्ट, देखिए हिंदी कितनी टफ है, निष्कृष्ट वस्तु यानी सस्ता सामान, या गिफिन गुड्स। तो क्या है जो आपकी कलम और स्याही ये क्या है? तो जो कि कलम और स्याही आपकी एक प्रकार की संपूरक सामान है दोस्तों। क्या है ये? आपकी एक प्रकार की संपूरक सामान है दोस्तों। एक बात याद रखिएगा, इनको जो है आप याद कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर के 5 से 6 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन आपको फिर एग्जाम में रखने वाले हैं, क्योंकि आते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वही क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं, ठीक है, कोई नए क्वेश्चन नहीं बनते हैं। कलम और स्याही है, तो कलम और स्याही का है आपका कंप्लीमेंट्री गुड्स, यानी जो है ये एक प्रकार का पूरक सामान है, ठीक है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर, ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन है, तो सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन है कि ये तो भाई सब जनरली क्वेश्चन है, ये तो सबको ही पता होगा, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आता है, हु इज नोन एज यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आपको पता है कि एडम स्मिथ को जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। किसको? फादर किसको कहा जाता है इकोनॉमिक्स का? एडम स्मिथ को, ठीक है। और दोस्तों ये आपके जो साइंटिस्ट हैं इनके बारे में भी आपने सुना होगा, अल्फ्रेड मार्शल करके साइंटिस्ट आपके सेकंड नंबर पे, अल्फ्रेड मार्शल। तो इन ये भी बहुत ही फेमस तो जो है इकोनॉमिस्ट है। इनकी आपकी किताब के बारे में आपने सुना होगा, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बुक है, इनको आप लिख लीजिएगा, याद रखिएगा। कौन सी? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसको आप लिख लें, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, ठीक है, याद रखिएगा। ये इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। और ये जो आपके थर्ड नंबर पे जो देखें लियोनल रॉबिन्सन, ये भी एक अर्थशास्त्री है दोस्तों। कौन सा? लियोनल रॉबिन्सन, ये भी अर्थशास्त्री है। और दोस्तों ये आपके जो चौथे नंबर पर दिए हुए हैं पॉल शैम्यूलन, तो ये भी आपके अर्थशास्त्री और गणितज्ञ है, ठीक है। बट आपको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स याद रखना है, कौन है? एडम स्मिथ है। और आपको जो है अल्फ्रेड मार्शल को भी याद रखना है, इनकी इंपॉर्टेंट किताब कौन सी? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब चलते हैं आपके जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो क्या है थर्ड नंबर का, कि मांग का कानून लागू नहीं होता, लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल ऑन, यानी जो मांग का आपका कानून है ये किस पर लागू नहीं होता? बुनियादी ज़रूरतों पर, यानी बेसिक नेसेसिटीज, या जो आपका ख़राब हो जाने वाले सामान पर, या आपके जो है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी FMCG पर, या आपके सट्टा माल, यानी सट्टा माल का मतलब कि जो चीज़ें मार्केट में, जैसे आपको पता है कि बहुत सी चीज़ें लोग क्या रखते, जमा करके रख लेते, फिर उनको एक टाइम के आने के बाद जो है बेचते हैं जब उनकी मांग ज़्यादा हो जाती है। तो यही पूछ रहा है कि मांग का कानून लागू नहीं होता, तो किस पर जो है आपका मांग का कानून लागू नहीं होता? तो जो आपका मांग का कानून
जो है आपका बुनियादी जो ज़रूरतें होती, बेसिक ज़रूरतें होती हैं, इन पर जो है आपका जो है मांग का कानून लागू नहीं होता। बाकी ये सब चीज़ों पर आपका जो है मांग का कानून लागू होता है। यानी उस आपकी जो आपका सट्टा माल है, जिसको स्पेकुलेटिव गुड्स बोलते हैं, इस पर भी लागू होता है, एफएमसीजी पर भी लागू होता है, और जो खराब हो जाने वाले सामान है उस पर भी मांग का कानून लागू होता है। तो जिस पर मांग का कानून नहीं होता वो है बुनियादी जरूरतें, बेसिक चीज़ें, जो आपकी बेसिक वस्तुएं होती हैं, उन पर जो आपका मांग का कानून लागू नहीं होता है। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है, अपन थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपके फोर्थ, क्वेश्चन नंबर आपका जो फोर्थ है कि ये क्या बोल रहा है भाई, वह बिंदु जहां एक ही उत्पाद के उपभोग की इच्छा शून्य हो जाती है, वह बिंदु, जो कि हिंदी लैंग्वेज थोड़ी टफ है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है, वह बिंदु जहां एक ही उत्पाद के उपभोग की इच्छा शून्य हो जाती है क्या कहलाती है? वो संतृप्त बिंदु यानी सैचुरेटेड पॉइंट, या उसको सेकंड नंबर पे आपका जो है ऑप्शन दे रखा है कि मार्जिनल बिंदु, यानी उसको क्या सीमांत बिंदु, या उसको अपन अनुपयोगी बिंदु, या यूटिलिटी बिंदु यानी उपयोगिता बिंदु। तो उसको क्या बोलेंगे जहाँ पे जो है उपभोक्ता की इच्छा शून्य हो जाती है। तो उसको आपने इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया होगा, इस सैचुरेटेड यानी संतृप्त बिंदु बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? संतृप्त बिंदु। ये इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है, उसको क्या बोलेंगे? संतृप्त बिंदु बोलेंगे अपन, सैचुरेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। तो फिफ्थ नंबर आपका जो क्वेश्चन है वो भाई बोल रहा है कि उपयोगिता की मानवीय इकाई है। उपयोगिता यानी यूटिलिटी की इकाई, यूटिलिटी की यूनिट आपसे पूछ रहा है कि उपयोगिता की जो यूटिलिटी की यूनिट क्या है। तो जो उपयोगिता की जो यूनिट है वो यूनिट ही है। ठीक है, यानी जो श्रेणी है, श्रेणी किसकी? यूटिलिटी यानी उपयोगिता की आपसे इकाई पूछी है, तो उपयोगिता की इकाई क्या रहेगी? यूनिट यानी श्रेणी। श्रेणी किसकी इकाई है? यूटिलिटी की, याद रखिएगा। यूटिलिटी की इकाई क्या है? श्रेणी। ये इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि आर्थिक अध्ययन एक संपूर्ण या सभी निर्णय लेने वाली इकाइयों के रूप में आर्थिक प्रणाली के व्यवहार का अध्ययन करता है। यही पूछ रहे कि आर्थिक अध्ययन, ठीक है, यानी इकोनॉमिक्स स्टडी, आर्थिक अध्ययन एक संपूर्ण या सभी निर्णय लेने वाली इकाइयों के रूप में आर्थिक प्रणाली के व्यवहार का अध्ययन करता है। उसको क्या बोलते हैं भाई? इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमिक्स सिस्टम एंड रूल्स आर डिसीजन मार्केटिंग यूनिटी। उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र, या व्यष्टि अर्थशास्त्र उसको बोलते हैं, या व्यापक अर्थशास्त्र, या उसको बोलेंगे नियामक अर्थशास्त्र, जिसको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, या सोशल इकोनॉमिक्स यानी सामाजिक अर्थशास्त्र। तो उसको अपन क्या बोलेंगे भाई? तो उसको अपन बोलेंगे जो है व्यापक अर्थशास्त्र, यानी जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स उसको बोलते हैं। किसको क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी उसके जो आर्थिक प्रणाली के व्यवहार का अध्ययन है वो क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यापक अर्थव्यवस्था। बी जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इन क्वेश्चनों को याद करते जाइएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल टिप टू आपको सेम आपके मिड टर्म के एग्जाम में रखने वाले हैं। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, पेपर दे के आप आए तो आपको बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन रखने मिलने वाले, कोई भी नए क्वेश्चन नहीं आपको मिलेंगे। आप ये बात याद रखिएगा। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन बहुत होते हैं, आपको पता है, बहुत सफिशियंट होते हैं। ठीक है, 7 नंबर आपका क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 7 नंबर आपका है कि ये अच्छे हैं जो समाज में मानवीय सुख और प्रतिष्ठा देते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो समाज में आपकी मानवीय प्रतिष्ठा और सुख प्रदान करते हैं? तो कौन सी चीज़ें हैं? लग्जरीज यानी विलास और वस्तुएं, यानी लग्जरीज का मतलब तो आप समझ रहे हैं, कंफर्ट यानी आराम, या नेसेसरी यानी आवश्यकताएं, या डिमांड। तो कौन सी ऐसी जो प्रतिष्ठा है जो समाज में आपको सुख देगी और समाज में आपकी प्रतिष्ठा यानी जो है आपको आपके अलग ही लेवल पे जो है विचारों को रखेगी, तो वो आपकी जो है लग्जरीज। आपको पता है कि आज के समय में जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास धन संपदा होती है, सबसे पहले उसकी ही बात सुनी जाती है। तो यहाँ भी वही है कि मानवीय सुख सुविधा कहाँ पर प्रतिष्ठा देता है? वो लग्जरीज। यानी याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का ए जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ह्यूमन प्लेजर एंड प्रेस्टीज, ये इससे आप याद रखिएगा, ह्यूमन प्लेजर एंड प्रेस्टीज। ठीक है, सोसाइटी भी इंपॉर्टेंट है। तो समाज में कौन सा भाई? लग्जरीज आपको जो है ये सब चीज़ें प्रदान करेगी। ठीक है, इसके बाद आपका जो है 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? अर्थशास्त्र की कल्पना संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? अर्थशास्त्र वेलफेयर रिलेटेड डेफिशिएंसी इकोनॉमिक्स गिवन बाय, यानी अर्थशास्त्र की जो कल्याण संबंधी परिभाषा है, याद रखिएगा, इस क्वेश्चन पे स्टार लगा ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दी गई?
तो ये जो आपकी परिभाषा है किसके द्वारा दी गई, एडम स्मिथ। ये 4 ही साइंटिस्ट जो है आपको पूरी इकोनॉमिक्स में देखने को मिले, क्योंकि चारों साइंटिस्ट ही इकोनॉमिक्स हैं। सॉरी, आपका जो है रॉबर्ट ब्राउन तो नहीं है भाई साइंटिस्ट, ठीक है, मतलब ये साइंटिस्ट हैं बट इकोनॉमिक्स से संबंधित नहीं है। एडम स्मिथ आपको पता ही है, ठीक है। तो ये इन्होंने जो है क्या पूछ रखा है, तो ये जो इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा। तो अर्थशास्त्र की जो है आपकी कल्याण संबंधी परिभाषा जो है एडम स्मिथ ने दी थी। ये दी थी आपके अल्फ्रेड मार्शल नाम के साइंटिस्ट है। इन्होंने आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक लिखी थी। तो ये जो है सिद्धांत भी इन्होंने ही प्रतिपादित किया था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर बी है, ठीक है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9वें नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि निम्न में से कौन सा हास्यमान सीमांत उपयोगिता के नियम का अपवाद नहीं है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एक्सपेक्टेशन फॉर अ लॉ ऑफ डिमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी निम्न में से कौन सा ऐसा हास्यमान है सीमांत उपयोगिता, याद रखिएगा किसका, सीमांत उपयोगिता के नियम का अपवाद है, अपवाद नहीं है। तो क्या है भाई आपका, तो पैसे की चाहत, या आपका डिजर्विंग ऑफ नॉलेज, शराब या शराब का उपयोग, या चपाती का सेवन। तो ये दोनों आपके ऑप्शन तो गए, ये बिल्कुल भी सीमांत उपयोगिता के नियम के अपवाद नहीं है। अब बचे आपके कौन कौन से, पैसों की चाहत और ज्ञान की इच्छा, यानी द डिजर्विंग ऑफ मनी और डिजर्विंग ऑफ नॉलेज। तो इसके जो अपवाद हैं, देखो एक प्रकार से अगर देखे जाए तो इसका जो है इकोनॉमिकली आंसर तो अपन ए ही लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, द डिजर्विंग ऑफ मनी, ठीक है। बट कहीं कहीं क्या रहता है कि जब ये जो आपका डिजर्विंग ऑफ मनी ऑप्शन में रहता है तो फिर अपन क्या ले लेते हैं, ज्ञान की इच्छा, ठीक है। याद रखिएगा अगर आपको डिजर्विंग ऑफ मनी ऑप्शन में नहीं दिखता है, वहाँ पे अगर डिजर्विंग ऑफ नॉलेज लिखा हुआ है तो फिर आंसर अपन डिजर्विंग ऑफ नॉलेज पे जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर डिजर्विंग ऑफ नॉलेज और डिजर्विंग ऑफ मनी दोनों साथ में तो फिर डिजर्विंग ऑफ मनी पे अपन जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा ले इस क्वेश्चन पे भी, ठीक है। जिस क्वेश्चन को बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार लगा ले। इस पर इसके बारे में अपन जो है तीसरी बार बात करने वाले कि प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसके द्वारा लिखी गई। द फेमस बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। मैंने आपको कई बात बताया कि अल्फ्रेड मार्शल नाम के साइंटिस्ट थे। कौन थे, अल्फ्रेड मार्शल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा जो है ये बुक लिखी गई थी। कौन सी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। याद रखिएगा कौन सी बुक लिखी गई थी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर तो पता चल गया, बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि सामान्य संतुष्टि के अनुभव से वंचित होने की अवस्था कहलाती है। यानी स्टेट ऑफ फेल्ड डिस्प्रेशन ऑफ सेम जनरेशन स्टेटिस्फिकेशन इज कॉल्ड। यानी जो समान संतुष्टि के अनुभव से वंचित होने की अवस्था क्या कहलाती है, जरूरत कहलाती है, या अभाव यानी वांट कहलाती है, डिमांड कहलाती है। आपको 3 से 4 वर्ड आपको पूरे इकोनॉमिक्स में सुनने को मिलेंगे। एक तो एक 4 ये साइंटिस्ट के नाम हो गए, इसके बाद आपकी ये जरूरत हो गई, अभाव हो गया, मांग हुई, पूर्ति, यानी डिमांड सप्लाई। डिमांड तो सबसे ज़्यादा चलने वाला वर्ड है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो यही उन्होंने पूछा है कि जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ए रहेगा, यानी नीड है, जो है सामान संतुष्टि के अनुभव से वंचित होने की अवस्था क्या कहलाती है, नीड, यानी जरूरत है, ठीक है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का। देखो क्वेश्चन थोड़ी टफ, लैंग्वेज टफ है, क्वेश्चन टफ नहीं है, लैंग्वेज टफ है उनकी थोड़ी हिंदी में, क्योंकि अपने ने ये वर्ड जनरली वर्ड जो है सुन नहीं रखे होते। एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है कि जनरली पीएटी की तैयारी करके आए हैं। कौन से स्टूडेंट्स पीएटी की तैयारी करके आए हैं, ठीक है। तो जनरली उन्होंने इकोनॉमिक्स से पढ़ी नहीं है, बाकी और सब्जेक्ट्स तो पढ़े हैं। तो इकोनॉमिक्स टॉपिक्स जो इकोनॉमिक्स से मार्केटिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी जो है इकट्ठा नहीं की, इसलिए उनको जो है दिक्कत आएगी इस टॉपिक्स में। बाकी बहुत सारे स्टैटिक्स वगैरह के बारे में दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स के बारे में पढ़ रखा है। इकोनॉमिक्स से थोड़ी कम पढ़ने को मिलता है एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो यही इन्होंने क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि खरीदने और बेचने की प्रक्रिया का गठन है, द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। यानी खरीदने और बेचने की प्रक्रिया का गठन क्या है। तो क्या है भाई इसकी प्रक्रिया का गठन, यानी कंज्यूमेशन यानी उपभोक्ता और खपत, या प्रोडक्शन यानी उत्पादन, या एक्सचेंज यानी विनिमय, या डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण। क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर ले, खरीदने और बेचने की प्रक्रिया पूछी इन्होंने। तो खरीदने और जो है बेचने की प्रक्रिया पूछी इन्होंने। तो खरीदने और बेचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, खरीदना और बेचना, यानी इधर जाना और उधर जाना, तो क्या कहलाता है, एक्सचेंज। अब आप समझ गए होंगे खरीदने और बेचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एक्सचेंज यानी विनिमय कहलाती है। सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। थोड़ी दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन बन जाएंगे, जनरल क्वेश्चन है, ठीक है।
अब आपका जो है क्वेश्चन नंबर 13, तो 13 आपका क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि मांग के नियम में कौन सा चर स्वतंत्र है? इन लॉ ऑफ डिमांड विच वेरिएबल इंडिपेंडेंट, यानी मांग का जो नियम है उसमें कौन सा ऐसा चर है जो स्वतंत्र है? क्या आप स्वतंत्र प्राइस, यानी प्राइस को अपन स्वतंत्रता से डिसाइड कर सकते हैं क्या? प्राइस, ठीक है। प्राइस के बाद आपकी जो है प्राइस, ये आपका जो है प्राइस हो गया। प्राइस के बाद आपका जो है डिमांड हो गया। डिमांड के बाद आपका सप्लाई हो गया यानी आपूर्ति, और इनकम यानी आय। तो मांग के नियम में जो स्वतंत्रता है वो किस में है? तो मांग के नियम में जो स्वतंत्रता है वो प्राइस में है, ठीक है। किस में है? प्राइस में, ठीक है। याद रखिए किस में है? प्राइस में। तो इस क्वेश्चन का आपका जो है करेक्ट आंसर ए रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 14 की साइड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार लगा लें भाई, इस क्वेश्चन पे भी स्टार लगा लें, इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन जितने भी इकोनॉमिक्स के हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। कि प्रसिद्ध पुस्तक इंक्वायरी इन नेचर ऑफ कोड ऑफ वेल्थ ऑफ नेचर, यानी ये लिखा हुआ फेमस बुक है भाई। किसकी फेमस बुक है? इन इंक्वायरी इनटू नेचर ऑफ कॉज एंड वेल्थ ऑफ नेशन। किसकी ऑथराइज्ड बुक है भाई? ये किसकी फेमस बुक है? तो ये जो आपकी एडम स्मिथ की बुक है, बहुत ही फेमस बुक है, बहुत ही ये अच्छे अर्थशास्त्री है। एडम स्मिथ आपको पता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इसके पीछे एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो ये बुक है तो ये जो है आपकी 1776 यानी 1776 में जो है एस्टेब्लिश इनको जो है प्रकाशित किया गया था। किस कौन सी बुक को? इंक्वायरी ऑफ नेचर जो ये बुक है इसको 1776 में जो है इसको प्रकाशित किया था। किसने प्रकाशित किया था? एडम स्मिथ है। जो है अल्फ्रेड मार्शल के बारे में तो आपको पता है कि इनकी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक है, बड़ी फेमस बुक है, ठीक है। आप चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 15 की साइड। तो क्वेश्चन नंबर आपका 15 है भाई, ये क्या बोलता है कि कौन सा कानून यह साबित करता है कि उपयोग की जाने वाली वस्तु की प्रत्येक क्रमिक इकाई घटती दर के साथ उपयोगिता देती है? एक बार और समझिए क्वेश्चन को। कौन सा कानून है? कानून के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कानून यह साबित करता है कि उपयोग की जाने वाली, ठीक है, उपयोग की जाने वाली वस्तु की प्रत्येक क्रमिक इकाई घटती दर के साथ उपयोगिता देती है, यानी वो दर घट रही है लेकिन उसकी उपयोगिता बढ़ रही है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा जो है? वांट आर कॉम्प्लीमेंट्री यानी चाहत के पूरक, ठीक है, या वांट आर कॉम्पिटिटिव यानी प्रतिस्पर्धा की चाहत है, या चाहत है सीमित यानी वांट आर लिमिटेड, या वांट आर वैल्यूएबिलिटी यानी चाहत में परवनशीलता। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है जो वांट ऑफ लिमिटेड, यानी चाहत है सीमित, यानी सीमित जो चाहत है वो किसमें क्या है? सीमित है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है चाहत का मतलब है कि उस चीज़ की आवश्यकता, मतलब चाहत मतलब वो चीज़ पसंद है, आवश्यकता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो 15 नंबर का आपका सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 16 है 16, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी आवश्यकता की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी आवश्यकता की विशेषता, आवश्यकता यानी नीड की जो है विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ वांट। तो क्या है भाई सब इसका जो ऑप्शन के बारे में पढ़ें कि मानव चाहत है कि प्रतिस्पर्धा हो, यानी ह्यूमंस वांट टू बी अ कॉम्पिटिटिव, यानी मानव की चाहत है कि प्रतिस्पर्धा हो, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है? आवश्यकता की विशेषता पूछ रहा है, ठीक है। इच्छाएं पूरक भी हो सकती हैं, यानी कंप्लीमेंट्री इज वेल, इच्छाएं पूरक भी हो सकती हैं। अलग अलग चाहतों की तीव्रता की अलग अलग डिग्री है। भाषा बड़ी टफ है भाई। अलग अलग चाहते हैं, तीव्रता की अलग अलग डिग्री है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा वांट कैन बी कंप्लीमेंट्री एज वेल, यानी जो है इच्छाएं पूरक भी हो सकती हैं, ठीक है। इच्छाएं कैसी हो सकती हैं? पूरक भी हो सकती हैं। यानी निम्न में से कौन सी आवश्यकता की विशेषता नहीं है? तो इच्छाएं पूरक भी हो सकती हैं, ये जो है आपका आवश्यकता की विशेषता नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा बी जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 भाई ये क्या बोल रहा है? तो ये बोल रहा है कि वस्तुएं और सेवाओं के प्रयोग से मानव की आवश्यकताओं की संतुष्टि कहलाती है। द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट थ्रू द यूज ऑफ गुड आर्ट एंड सर्विस इज कॉल्ड, यानी जो वस्तु है और सेवाओं के प्रयोग से मानव की आवश्यकता की संतुष्टि क्या कहलाती है? ये पूछ रहा है। तो उपभोक्ता यानी कंज्यूमेशन कहलाती है, या प्रोडक्शन या खपत कहलाती है, या विनिमय एक्सचेंज कहलाती है, या वितरण। तो एक्सचेंज की आप परिभाषा देख चुके हैं, तो विनिमय और आपका एक्सचेंज तो होने वाला, डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ठीक है।
तो अब बचे आपके जो है उपभोग और प्रोडक्शन। तो मानव की आवश्यकताओं की संतुष्टि क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है प्रोडक्शन, खपत और उत्पादन। यानी जो है क्वेश्चन नंबर 17 का आपका जो है बी इस करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 18 की साइड। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है आपका कि एक इच्छा को संतुष्ट करने के लिए एक अच्छे की क्षमता, यानी एक इच्छा को संतुष्ट करने के लिए द एबिलिटी ऑफ अ गुड टू सेफ्टी अ वांट, यानी एक इच्छा को संतुष्ट करने के लिए एक अच्छे की क्षमता क्या कहलाती है, तो वो जो है आपकी कहलाती है यूटिलिटी, यानी उपयोगिता। ठीक है, याद रखिए क्या कहलाती है, यूटिलिटी यानी उपयोगिता। बी जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है भाई कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि मात्राओं की श्रृंखला जिसे उपभोक्ता समय की प्रति इकाई अलग अलग कीमतों पर खरीदना चाहेगा कहलाती है, क्या कहलाती है। याद रखिएगा एक बार क्वेश्चन, मात्राओं की श्रृंखला जिसे उपभोक्ता समय की प्रति इकाई अलग अलग कीमतों पर खरीदना चाहता है वो क्या कहलाएगा, मांग की अनुसूची यानी डिमांड शेड्यूल्स। ठीक है, या जो है आपका बी बोल रहा है कि मांग यानी डिमांड वक्र, क्या कहलाएगा, डिमांड वक्र, या डिमांड यूटिलिटी यानी मांग की उपयोगिता, यानी फिर डी है मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर है डिमांड यूटिलिटी, यानी मांग की जो उपयोगिता है ये जो है महत्वपूर्ण है। जो मांग की उपयोगिता यानी अलग अलग कीमतों पर खरीदारी चाहेगा वो क्या कहलाती है, मांग की उपयोगिता। जिस टाइम जिस चीज़ की उपयोगिता ज़्यादा हो इसलिए उसकी रिक्वायरमेंट उस टाइम पे ज़्यादा होती है, इसलिए अपन सी इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर रहेंगे। ठीक है, अब आपका जो है 20 नंबर क्वेश्चन है कि 20 वाई क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि विभिन्न वैकल्पिक मूल्य मात्रा संयोजनों को दर्शाने वाली बिंदु का स्थान है, यानी विभिन्न वैकल्पिक मूल्य और मात्रा के संयोजनों को दर्शाने वाले बिंदु का स्थान है। तो क्या स्थान है भाई इसका, मांग की अनुसूची यानी डिमांड शेड्यूल, या बी आपका है कि मांग वक्र, या डिमांड यूटिलिटी मांग की उपयोगिता, या मार्जिनल यूटिलिटी। तो क्या रहेगा आपका, तो आपका जो है रहेगा मांग का वक्र यानी डिमांड कर्व, यानी जो है इसने क्या पूछा है कि विभिन्न वैकल्पिक मूल्यों के मात्र संयोजनों को दर्शाने वाली बिंदु, भाई ये मांग कर्व कहलाती है। किस टाइम किस चीज़ की ज़्यादा मांग है, एक कर्व तैयार किया जाए, चार्ट तैयार करते हैं इकोनॉमिक्स, अलग अलग इकोनॉमिक्स, तो किस टाइम किस चीज़ की ज़्यादा मांग है, एक जो है डिमांड कर्व तैयार किया जाता है। याद रखिएगा बी जो है आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 21 है, किस कानून को अधिकतम संतुष्टि के नियम के रूप में भी जाना जाता है, विच लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, यानी किस कानून को अधिकतम संतुष्टि के नियम के रूप में जाना जाता है। तो मांग का नियम लॉ ऑफ डिमांड, या लॉ ऑफ इक्वलिटी मार्जिनल यूटिलिटी यानी समान सिद्धांत उपयोगिता का नियम, या लॉ ऑफ कंजप्शन यानी उपभोग का नियम, या आपूर्ति का नियम। तो क्या संतुष्टि के नियम के रूप में किसको जाना जाता है, तो संतुष्टि के रूप के नियम के रूप में जो है आपका समान सीमांत उपयोगिता नियम यानी लॉ ऑफ इक्वलिटी मार्जिनल इक्वलिटी, इसको जो है संतुष्टि के नियम के रूप में जाना जाता है। बी आपका जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन पे स्टार लगा ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, स्टार लगा ले इस क्वेश्चन पे, लॉ ऑफ इक्वलिटी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका 22 क्वेश्चन है भाई कि जैसे अर्थव्यवस्था को समान मूल्य सिद्धांत भी कहा जाता है, किसे अर्थव्यवस्था को समान मूल्य सिद्धांत कहा जाता है, किसको कहा जाता है अर्थव्यवस्था का समान मूल्य सिद्धांत, किसको कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, या माइक्रो इकोनॉमिक्स, नियामक अर्थशास्त्र, या सोशल इकोनॉमिक्स। तो किसको कहा जाता है भाई, तो ये जो है आपका कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स को। अर्थशास्त्र का समान मूल्य सिद्धांत किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी सूक्ष्म सिद्धांत, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ये जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, 23 क्वेश्चन है कि ज्ञान का व्यवस्थित निकाय जो कारण और प्रवाह के बीच का संबंध पता लगाता है। ज्ञान का व्यवस्थित निकाय, ठीक है, ज्ञान का व्यवस्थित निकाय जो कारण और प्रवाह, ठीक है, कारण और प्रवाह के बीच के संबंध का पता लगाता है। याद रखिएगा, कारण और प्रवाह के बीच के संबंध का पता लगाता है तो वो क्या कहलाता है, आर्ट यानी कला, विज्ञान, मैथमेटिक्स, या कॉमर्स। तो वो आपका कहलाता है कॉमर्स। डी आपका जो है करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है
कि भाई वस्तुओं की मात्रा जिसे उपभोक्ता एक निश्चित समयावधि के दौरान प्रत्येक संभावित कीमतों पर खरीदने में सक्षम होता है। वस्तु की मात्रा जिसे उपभोक्ता निश्चित समयावधि के दौरान जब वो चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही होती है, निश्चित समयावधि के दौरान प्रत्येक संभावित कीमत पर खरीदने की सक्षम होता है, अन्य चीज़ें समान होती हैं, है ना। तो वो क्या कहलाता है, मांग कहलाती है, या उपयोगिता या कीमत या सप्लाई। तो वो आपकी जो कहलाती है वो कहलाती है आपकी डिमांड यानी मांग। ये चीज़ें सब मांग पे डिपेंड करती हैं कि उस टाइम पे मांग क्या रहेगी, उस हिसाब से कीमतें डिसाइड होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा ले इस क्वेश्चन पे। ठीक है, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कई पारंपरिक अर्थशास्त्रियों का विचार है कि उपयोगिता को यानी यूटिलिटी को, कई जो अर्थशास्त्री हैं उनका विचार है कि यूटिलिटी को मात्रात्मक रूप से मापा जाता है, यानी यूटिलिटी को मात्रात्मक रूप से मापा जाता है, जैसे लंबाई, ऊंचाई, वजन, तापमान आदि। यह अवधारणा ज्ञात करता है। तो क्या ज्ञात करता है, तो जो आपका ये ज्ञात करता है कॉर्डिनल यूटिलिटी कंसेप्ट यानी कॉर्डिनल उपयोगिता अवधारणा ज्ञात करता है ये। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है। यानी जो कई पारंपरिक अर्थशास्त्रियों का विचार है कि उपयोगिता को मात्रात्मक रूप से मापा जाता है, तो ये मापा जाता है कार्डिनल यूटिलिटी कंसेप्ट के द्वारा। ठीक है, अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 26 रहेगा कि अर्थशास्त्र में मानव की सभी इच्छाएं और आकांक्षाएं और उद्देश्यों को मनुष्य के रूप में जाना जाता है। यानी अर्थशास्त्र के अनुसार क्या भाई, अर्थशास्त्र के अनुसार मनुष्य की सभी इच्छाएं और आकांक्षाएं यानी इच्छाएं और उसकी चाहत क्या है, उद्देश्यों के मनुष्यों के रूप में क्या कहा जाता है, अपनी चाहतों को और आकांक्षाओं को, है ना, क्या कहा जाता है भाई, उसको नीड यानी उसको ज़रूरत कहते हैं, या उसको अभाव कहते हैं, या उसको मांग कहते हैं, या उसको आपूर्ति कहते हैं। तो उसको अपन कहते हैं नीड यानी ज़रूरत कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। ह्यूमन की इच्छाओं और आकांक्षाओं को मनुष्यों के रूप में नीड यानी ज़रूरत कहा जाता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर जो है 27 रहेगा। किसी एक चर पर परिवर्तन के लिए किसी वस्तु की मांग की मात्रा की प्रतिक्रिया जिस पर मांग निर्भर करती है, द रिस्पॉन्सिबल ऑफ क्वालिटी डिमांड ऑफ अ गुड्स टू चेंज ऑन वन ऑफ द वेरिएबल ऑन विच डिमांड डिपेंड। तो क्या है भाई इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर, ये है आपका मांग की अनुसूची यानी डिमांड का जो उस टाइम पे शेड्यूल क्या रहेगा ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। आप देखो क्वेश्चन को करते ही जा रहे हैं, आपको पता है कि भाई आपने जो है इसके बारे में डिमांड कर्व के बारे में भी सुना है, उपयोगिता के बारे में सुना है, तो इन क्वेश्चनों को जो है याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी स्टार लगाएं कि कैटरस पेरिबस का अर्थ क्या है। कैटरस पेरिबस का अर्थ क्या है भाई, क्या अर्थ है इसका, तो इस क्वेश्चन का यानी ऑल देन रिमेंबर कंसेप्ट यानी सब कुछ स्थिर है। ये क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं इकोनॉमिक्स के, आपको लग रहा हो क्या अजीब क्वेश्चन है, बट उनका सेंस कोई निकलता नहीं है क्वेश्चन को, अपने को लैंग्वेज में पढ़ने पर लगेगा क्या सेंस निकल रहा है भाई इसका। तो ये इकोनॉमिक्स के ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। ऑल थिंग रिमेनिंग वेरिएबल, सब कुछ परिवर्तनशील है, क्योंकि आईसीआर में और बीएचयू में इस बार सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कुछ ऐसे आए थे इकोनॉमिक्स के कि आप अब पूछो ही मत। पूरा पैटर्न जब उस बार चेंज हुआ था ना, एनटीए के हाथ में आया था, तो उस बार भी जो है आपके जो एग्ज़ाम हुआ था आईसीआर और बीएचयू का, किसका, आईसीआर और बीएचयू का, तो उसमें जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए थे जिनका कोई सेंस नहीं निकल रहा था अर्थशास्त्र में। ठीक है, एग्रीकल्चर में ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो यही पूछ रहा है कि भाई कैटरस और पेरिबस का अर्थ क्या, तो कैटरस और पेरिबस का जो है आपका अर्थ है कि ऑल देन रिमेंबर कंसेप्ट यानी सब कुछ स्थिर है। ठीक है, याद रखिएगा, सब कुछ क्या है, स्थिर है। ठीक है, तो ये जो है आपका सेशन मिड टर्म का इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग का पूरा पेपर मैंने सॉल्व कर दिया आपको। तो ये पेपर जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर या मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर जो है लिंक दे दूंगा, वहाँ पर पिन कर दूंगा। तो आप हमारे जो है इंस्टाग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखी है। वहाँ पे एग्री से संबंधित जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से संबंधित वैकेंसीज की जानकारी सबसे पहले स्टोरी में डालते हैं। ये एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी न्यू डाटा होता है सबसे पहले वहाँ पर प्रोवाइड किया। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर जुड़ जाएँ। इसके बाद आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पर आपको जो ये PDF मिल जाएगी, आंसर आपको जो है
ये वीडियो देखकर ही आपको इसके आंसर लिखने पड़ेंगे, या आप इस आंसर कहीं से ढूंढ लीजिएगा। बाकी मैंने आपको जो है सारी जानकारी इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखी है। बाकी और सारे आप पेपर देख लीजिएगा। मैंने क्या है एक प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है अपने यूट्यूब चैनल में, तो वहाँ पे आप जाके जो है आपके सारे कॉलेज के सारे एग्जाम के पेपर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हैं, बट उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल जितनी अपनी बड़ी फैमिली होगी उतना जो है मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो मिल चलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।